बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रीटा अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। रीटा के माता पिता के जाने के बाद उसके चाचा रीटा को अपने घर लेकर आ गए। रीटा की चाची और उनकी लड़की निर्मल रीटा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक दिन रीटा और निर्मल बाजार से आ रहे होते हैं। वहां एक बूढ़ी औरत लोगों से खाने के लिए मांग रही होती है। रीटा बूढ़ी औरत के पास जाती है और कहती है, अम्मा, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? निर्मल, चल, इन गरीबों का तो काम ही मांगना है। बूढ़ी औरत, बेटा, सब मोह माया है। किस्मत बदलते देर नहीं लगती बेटी। रीटा उसकी मदद करती है और दोनों वहां से चली जाती हैं। रीटा की चाची रीटा से घर का सारा काम करवाती है, जबकि निर्मल कुछ काम भी नहीं करती और रीटा से लड़ती झगड़ती और उसको मारती है। रीटा जब खाना मांगती तो चाची उसको मारती और बुरा भला कहती। एक दिन रीटा की चाची सोफे पर बैठी हुई है। निर्मल कमरे में आती है। अम्मा, कल मेरी सहेली की सालगिरह है, मुझे नए कपड़े दिलवा दो। इतने में रीटा कहती है, चाची, मुझे भी एक सूट दिलवा दो। चाची गुस्से से, हाँ हाँ, तेरे माँ बाप खजाना छोड़कर गए हैं ना, खुद तो चले गए, ये अजाब हमारे सर छोड़ गए। रीटा, चाची चाची गुस्से से चिल्लाते हुए, चल जाकर काम कर घर का। रीटा दिखने में काली पर अच्छे दिल की मालिक थी। वो सबकी मदद करती थी, जिसकी वजह से सब उसकी तारीफ करते थे। ये बात निर्मल को बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिस वजह से वो उससे चिढ़ती थी। एक दिन जब निर्मल अपने कमरे में नहीं होती, रीटा निर्मल का मेकअप का सामान देखने लग जाती है। इतने में निर्मल ये देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, काली कलोटी, मेरा मेकअप सारा सामान तूने बर्बाद कर दिया। इतने शोर की आवाज सुनकर रीटा की चाची वहां आ जाती है। निर्मल, माँ, देखो, इस मनहूस ने मेरा मेकअप का सामान बर्बाद कर दिया। चाची, अरे तू मनहूस जब से मेरे घर में आई है बर्बादी ही करती जा रही है। अपने माँ बाप को तो खा गई, हमें भी बर्बाद करेगी क्या? रीटा रोते हुए, चाची, मैं तो बस। चाची रीटा को मारते हुए जबान लड़ाती है, मनहूस, दफा हो जा मेरे घर से, और रीटा को अपने घर से निकाल देती है। रीटा रोते हुए घर से चली जाती है और जंगल की तरफ निकल जाती है और एक तरफ के नीचे बैठकर रोने लगती है। वहां एक बूढ़ी औरत आती है। बूढ़ी औरत, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? रीटा रोते हुए, आप जो भी हो, चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मेरे माता पिता और भगवान ने भी अकेला छोड़ दिया है। इतने में बूढ़ी औरत परी का रूप धार लेती है। ये देखकर रीटा हैरान रह जाती है। आप कौन? मेरा नाम नरगिस परी है, मैं परेशान लोगों की मदद करती हूँ। फिर रीटा परी को अपनी सारी कहानी सुनाती है। परी कहती है, ओहो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर परी जादू से एक जादुई घर प्रकट करती है। परी, ये आज से तुम्हारा घर है, तुम्हें अब कोई परेशानी नहीं होगी। रीटा जैसे ही घर में जाती है तो घर में खजाना देखकर चौंक जाती है। रीटा गांव के लोगों की मदद करती है और सब लोग उससे बहुत खुश होते हैं। ये बात निर्मल को मालूम हो जाती है। वो घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। निर्मल, माँ, चलकर देखी उसके पास इतना खजाना कहाँ से आया? फिर चाची और निर्मल वहां से रीटा का पीछा करने निकल पड़ती हैं। निर्मल और चाची रीटा के पीछे जंगल में जादुई घर के पास पहुंच जाती हैं। निर्मल,
माँ, देखो कितना सुंदर घर है। चाची, हाँ, मैंने भी आज तक ऐसा नजारा नहीं देखा। निर्मल, माँ, खजाना भी इसी घर में होगा। क्यों ना हम सारा खजाना चुरा लें? फिर चाची और निर्मल दरख्त के पीछे छुपकर रीटा के वहां से जाने का इंतजार करते हैं। जब रीटा वहां से चली जाती है तो चाची और निर्मल जादुई घर में दाखिल हो जाते हैं और वहां बहुत सारा खजाना देखकर चौंक जाते हैं। निर्मल और चाची वहां खजाना लेकर अपने घर आ जाते हैं। जैसे ही वो खजाने का बॉक्स अपने घर में रखते हैं, जादुई बॉक्स में से तेज रोशनी निकलती है और चाची और निर्मल बदसूरत बन जाती हैं। निर्मल, माँ, देखो हमारी क्या हालत हो गई। इतने में खजाने के बॉक्स से आवाज आती है, ये तुम्हारी लालच का अंजाम है। अब तुम ऐसे ही रहोगी। हा 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 हा। चाची और निर्मल रोने लगती हैं। चाची, चलो रीटा को ये जादुई बॉक्स वापस कर कर आते हैं। निर्मल और चाची जादुई बॉक्स को लेकर रीटा के घर जाते हैं। चाची, बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, हमें माफ कर दो। निर्मल, हाँ, मैं आपको माफ करती हूँ। रीटा, जादुई बॉक्स मेरी चाची और निर्मल को पहले जैसा कर दो और इनको माफ कर दो। जादुई बॉक्स में से रोशनी निकलती है और चाची और निर्मल अपनी असली हालत में आ जाती है। चाची रीटा को प्यार करती है। रीटा गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा सा स्कूल और अस्पताल बनवाती है और सबकी मदद करती है। गांव के लोग रीटा से बहुत खुश होते हैं और सभी हंसी खुशी रहते हैं। मैं शहर से कुछ खाने का सामान लेकर अपने गांव जा रहा था, तभी देखा तो आपके पास आया हूँ। चलो आज उसी से काम चला लो, कल से मैं आपके काम की व्यवस्था करवा दूंगा। देखो भैया, मैं भीख नहीं मांगता, मेरे बच्चों के सामने मेरा आत्मसम्मान भी नहीं खोना चाहता। आप बहुत भले आदमी जान पड़ते हैं, आपका धन्यवाद, पर हम आपसे कुछ भी नहीं ले सकते। अरे भैया, बच्चों के बारे में तो कुछ सोचिए, उन्होंने कुछ नहीं खाया है, उन्होंने कुछ खाया नहीं, भूख से हालत खराब हो रही होगी। नहीं भैया, आपका धन्यवाद और आप जाइए। राजू झोपड़ी से बाहर आया और वो किसी भी तरह से बच्चों को भूखा नहीं सोने देना चाहता था। तभी उसने चौकड़ी के पास पड़े घास के लट्ठे को देखा और उस आदमी को बुलाकर कहा, देखो भैया, ये घास का लट्ठा मेरे बहुत काम का है, मैं अपनी गाय को खिला दूंगा, उसके बदले में ये खाना ले लो और अपने परिवार के साथ खा लो। भैया, लोगों में आज भी इंसानियत जिंदा है, आपको तहे दिल से धन्यवाद। राजू ने घास के लट्ठे को अपने सर पर रखा और घर चला गया। घर पर जाकर उसने गड्ढे को आंगन में रखा और खाना खाकर टहलने निकला और सीधा मोहन के घर गया। परंतु मोहन ने राजू को देखते ही गुस्से में उसे भला बुरा कहने लगा। क्या मिला उस गरीब के घर जाकर और क्या मदद कर ली तुमने? पहले अपनी स्वयं की मदद तो कर लो, फिर दूसरों के लिए करना। दोस्त, तुम इतने नाराज क्यों हो रहे हो? उस परिवार ने सुबह से खाना नहीं खाया था। तुम्हारे पास खुद के खर्चे के लिए पैसे नहीं और तुम दूसरों की मदद करने के लिए कूद पड़ते हो। पहले अपनी हालत तो सुधार लो, फिर दूसरों की सुधारना। और मदद का इतना ही शौक है तो सब कुछ छोड़कर उनके साथ ही क्यों नहीं रहने लगते? इतना सब सुनकर राजू को बहुत दुख हुआ, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर अच्छाई की चमक थी। ये सब सुनकर कि वो अंदर से खुश था कि उसने आज किसी परिवार की मदद की और आज उस परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मस्तिष्क के अंदर ये सारा मंथन करते हुए वो अपने घर गया
और घर पर जाकर आराम से सो गया। जब राजू सुबह उठा तो उसने देखा कि घास का लड्डा बहुत तेजी से चमक रहा था और पास जाकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। घास का वहाँ लड्डा सोने की तारों का लड्डा बन चुका था। क्योंकि राजू बहुत ईमानदार था तो वो उस लट्ठे को लेकर पुनः उस पेड़ के पास पहुंचा, परंतु पेड़ के पास कोई परिवार नहीं था। तभी वो लट्ठे को वहीं छोड़कर जाने लगा। तभी अचानक से विशालकाय बरगद के पेड़ के पत्ते हिलने लगे और आकाशवाणी की तरह एक आवाज सुनाई दी। राजू, ये सोना तुम्हारा है, तुम ही इसके मालिक हो। मैं वही आदमी हूँ जिसकी तुमने कल रात मदद की थी। मैं बरकत का बरगद हूँ। परंतु मैंने तो कुछ भी अलग नहीं किया था। मैंने तो सिर्फ एक परिवार को खाना मात्र खिलाया था। तितिया, उसका परिवार पूर्ण रूप से बदल गया। उसके पास जरूरत का हर सामान था। उसके पास ट्रैक्टर थे, गाय भैंस और एक अच्छा मकान भी था। जादुई बरगद की मदद से उसका परिवार पूर्ण रूप से सक्षम हो गया था। परंतु एक बात जो अभी भी नहीं बदली थी, वो थी राजू की ईमानदारी और उसकी अच्छाई। राजू की परिस्थितियों में इतनी जल्दी बदलाव को देखकर मोहन अपने ही दोस्त से मन ही मन में ईर्ष्या करने लगा और उससे दूर रहने लगा। मोहन का बदलता बर्ताव देखकर राजू दुखी हुआ और राजू अपने पुराने दोस्त को खोना नहीं चाहता था। इसलिए उसने मोहन से बात करने का मन बनाया ताकि सारे मनमुटाव दूर किए जा सके। मोहन से खुलकर बात करने के लिए राजू उसके खेत पर गया, परंतु राजू को देखते ही मोहन उससे दूर जाने लगा। ना उससे नजरें मिलाई और ना उसकी तरफ मुस्कुराई। जब वो गाय बाहर निकल आती है तो सूरज को हसरत भरी निगाहों से देखती है, मानो कि वो उसका शुक्रिया अदा कर रही हो। फिर सूरज उस गाय के सर पर हाथ फेरता है और अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है तो गाय पीछे से आवाज लगाती है, रुक जाओ सूरज। सूरज घबरा जाता है। इस घने जंगल में इसे कौन जानता है? और वो पीछे मुड़कर देखता है तो वही गाय सूरज को बोल रही होती है, जिसे सुनकर सूरज बहुत ही हैरान हो जाता है और इस गाय की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो गाय कहती है, मुझे भगवान ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। ये तुम्हारे लिए एक आजमाइश थी कि तुम मुझे मुसीबत में फंसा देखकर मेरी मदद करोगे या नहीं करोगे। क्या है? अतः क्या तुम मुझे अपना घोड़ा दोगे ताकि मैं अपने घर पहुंच सकूं? ये सुनकर राजकुमार सोच में पड़ जाता है। 5 मोतियों वाले पहाड़ पर जाने के लिए मुझे इस घोड़े की बहुत ज्यादा जरूरत है, अथवा पता नहीं कि मैं वहां पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। वो ऐसा सोच ही रहा था, तभी बूढ़ी औरत बोलती है, अरे रहने दो, नहीं देना है तो मत दो। सोचो मत, जब मेरे अपने बेटे ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो तुमसे मैं कैसे उम्मीद करूं? ऐसा कहकर वो धीरे धीरे जाने लगती है। तभी राजकुमार बोलता है, ठहरो माँ, ये लो मेरा घोड़ा और इस पर बैठकर तुम अपने घर जा सकती हो। राजकुमार अपना घोड़ा तो दे देता है, किंतु सोच में पड़ जाता है कि अब वो 5 मोतियों वाले पहाड़ पर कैसे जाएगा। वो ये सोच ही रहा था, तभी उसके सामने चारों तरफ बहुत ही ज्यादा चमकता हुआ प्रकाश फैल जाता